हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम टेक्सटाइल के ही प्रश्न करेंगे, लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों ना थोड़े PYQs देख लिए जाएं। और ये सभी अभी जो जल्दी में एग्ज़ाम हुए हैं वही के प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके घटना चक्र के प्रश्न हैं। घटना चक्र है, यूथ है, ये हर कोई पढ़ना चाहता है, पर कुछ दिन पढ़ता है और फिर वही रिदम में आ जाता है, स्लो 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 स्लो। तो मैंने सोचा आपको वीडियोस के माध्यम से दे देते हैं। आजकल बच्चे पसंद करते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया है। घटना चक्र के वीडियोस रहेंगे, बीच में और भी चलते रहेंगे प्रैक्टिस वगैरह। प्रैक्टिस ही चलती है चैनल पर, आपको पता ही है। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वो इसमें जो छोटी छोटी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, बहुत लंबी नहीं एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आप बोर हो जाएं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ये ज़रूर, ये नहीं पता था, ये मतलब बिल्कुल सही है। इस टाइप की चीज़ें भी आएंगी कि आपको मतलब कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भाई बस ये एक बात ही कहूँगी, यहाँ पर इतनी भी नाराज़गी अच्छी नहीं है। अगर देखा करें वीडियो को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। किसी की मेहनत के लिए थोड़ा बहुत तो उसका मतलब योगदान आपको देना चाहिए, मतलब उसके आगे बढ़ने में। तो वो यही हो सकता है कि आप लाइक कर दिया करें, आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके जाया करिए। क्वेश्चन 1 है, जब कॉटन को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो वह फूलता है। बी है घुल जाता है, सी है लाल हो जाता है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जानते हो जो कपास होती है, ठीक है, यहाँ पर कॉटन शब्द दिया है, तो जो कपास होती है वो आप जानते हो कहाँ से मिलता है, हमें बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। कपास हमें बीज से प्राप्त होता है, ओके, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो जब बीज से निकाला जाता है उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, जो वानस्पतिक चर्बी होती है वो होती है इसमें, ठीक है। और उसके साथ मोम भी पाया जाता है एक प्रकार का इसमें। थोड़े बहुत मतलब इसके जो कलर होते हैं और टूटे फूटे बीज भी होते हैं इसमें। तो जो मतलब इसके कलर होते हैं ना, कहीं पे डार्क है, कहीं पर हल्का है, इस तरीके के जो कलर होते हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए, इन चीज़ों को हटाने के लिए, कपड़े को एक साथ रंगाई मिल सके, ये सब कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, उसको कास्टिक सोडे में उबाला जाता है और वो फूल जाता है उस समय, ठीक है। कास्टिक सोडे में ये सारी गंदगियाँ हटाने के लिए मतलब उबाला जाता है, ठीक है। तो क्यों उबाला जाता है भाई, अभी हमने बताया, एक तो एक साथ रंगाई हो सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से आंसर लंबे समय तक याद रख पाओगे कि एक तो रंगाई अच्छे से हो सके सूत की, इसलिए, ठीक है। दूसरा जो कॉटन होते हैं वो क्या है, बट कर रेशे बनाए जाते हैं, तो एक दूसरे में अच्छे से वो मतलब अपने उनका गुण जो है वो बढ़ सके। दूसरा बात होता है भाई, एक साथ रंगाई का मतलब ये है कि रंग जो है एक दूसरे में कॉटन में अच्छे से घुस सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो अशुद्धियाँ दूर होना, अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो टूटे फूटे बीज हैं, गंदे कलर हैं, ये सारे एक तरीके की अशुद्धियाँ हैं, चर्बी हैं, मोम है, रंग है, इन सबको हटाने के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। ये क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिया, तब देखा ये तो याद आया, ये तो न्यूट्रिशन साइंस का क्वेश्चन है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो हो जाएगा इसी बहाने यहीं पर, क्योंकि छोड़ देते तो फिर पता नहीं न्यूट्रिशन साइंस में मिलता नहीं मिलता ये क्वेश्चन। वसा एवं तेल, चीनी एवं गुड़, फल एवं सब्जियां, डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा खाद्य समूह जो है रेशे का उत्तम स्रोत है। और इससे पहले आपको एक देना होगा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कि अभी RDA जो 2020 है उसमें कितने किलो कैलोरी पर 40 ग्राम WHO ने रेशे की अनुशंसा की है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो इतना किलो कैलोरी लेता है तो उस पर 40 ग्राम मतलब रेशा उसे लेना ही चाहिए एक दिन में, ठीक है। तो ये बताइए कि वो अमाउंट बताना है कि कितना कैलोरी पर ये 40 ग्राम बताया है, ठीक है, 40 मिलीग्राम, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। यहाँ पर आंसर होगा फल एवं सब्जियाँ। ये क्या है, फल एवं सब्जियाँ रेशे के उत्तम स्रोत हैं, विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा, विटामिन और कुछ प्रकार के खनिज के अच्छे स्रोत हो जाते हैं, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है। ए है गोल सपाट दिखावट प्रकटन से, बी है चिकने पृष्ठ से, सी है स्केल से, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्केल्स, ठीक है। जो
आपका ऊन होता है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, अनियमित और मोटे, ठीक है। ये अनियमित और मोटा सा कहीं कहीं पर दिखता है, अनियमित मोटे इसमें स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हो सकते हैं कैसे, बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है, बेलनाकार, ओके। और साथ ही साथ चपटे चपटे प्लेट नुमा ये दिखाई देते हैं, ठीक है, चपटे प्लेट नुमा ये दिखाई देते हैं, ओके, प्लेट नुमा, ओके। तो याद रहेगा ये इतना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं। ए है ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा, बी है गर्म स्त्री द्वारा से प्रेस करके, सी है साबुन के घोल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आपने गर्म स्त्री कर दी तो लोहे का धब्बा और पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जब आप लौह धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल में कपड़े का भाग डालते हो, जहाँ पर धब्बा लगा हुआ है उसी भाग को डालोगे, है ना, तो क्या होता है, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसको किसमें मतलब बदल देता है, फेरिक ऑक्जिलेट में, ठीक है। किसमें, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि किस कारण से ये धब्बा चला जाता है, तो ये फेरिक ऑक्जिलेट में इसे कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जिलेट में इसे कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और ये जो फेरिक ऑक्जिलेट होता है ये पानी में होता है घुलनशील। क्या होता है, पानी में ये घुलनशील होता है। अब ये जो कि पानी में ये घुलनशील है, इस वजह से होता क्या है, ये धब्बा जो है साबुन में पानी में धुल जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है क्योंकि ये फेरिक ऑक्जिलेट में ऑक्जेलिक अम्ल इसको परिवर्तित कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइबर से नेचुरल सॉल्युबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है और इसे क्या कहते हैं। ए है डिसाइजिंग कहते हैं, बी है ब्लीचिंग कहते हैं, सी है स्काउरिंग कहते हैं, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम आपसे ये कहें यहाँ पर आंसर सी है तो भाई अच्छी बात है, लगभग सभी समझ गए होंगे आंसर सी है। लेकिन ये जो स्काउरिंग है किस में की जाती है, तो हम कहेंगे ऊन में की जाती है, ठीक है, ऊन में की जाती है। क्या किया जाता है इसमें, आप जानते हो, यहाँ पर गर्म मतलब जब स्काउरिंग का प्रोसेस किया जाता है तब क्या होते हैं, ऊन को 4 हौजें होती हैं। 4 हौज का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि 4 हौजों में इसको धोया जाता है। उसमें होता क्या है, 4 हौज, हौज का मतलब तो जानते होगे आप लोग, बड़े बड़े होते हैं हौज, उनमें पानी भरा होता है। तो उनमें क्या होता है, गर्म पानी या साबुन का घोल होता है। चारों हौजों में गर्म पानी साबुन का घोल होता है, ठीक है, गर्म पानी और साबुन, ठीक है, साबुन का घोल होता है और अशक्त क्षार भी होता है इसमें, ठीक है। ध्यान रखिए, ये नहीं कि अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है, यहाँ पर इसमें क्षार का प्रयोग किया जाता है, वो एक प्रोसेस होता है, काम में प्रयोग किया जाता है, वो उनकी एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो गर्म प्लस साबुन, गर्म पानी प्लस साबुन का क्षार, साबुन होता है प्लस क्षार होता है, ठीक है। और साबुन को बनाने में भी आप जानते हो क्षारीय माध्यम का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम स्काउरिंग करते हैं तो इन 4 हौजों में धोया जाता है, किसको, ऊन को, और इसकी गंदगी को हटाने की प्रोसेस किया जाता है। ये इससे क्या होता है, वस्त्र जो है, ऊन जो होता है, ऊन जो होते हैं, रेशे होते हैं, साफ हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया से भी ऊन साफ नहीं हो पाता है, तब एक विधि प्रयोग की जाती है, बेंजीन। बेंजीन भी आप जानते हो क्या है, एक सॉल्वेंट्स है, घुलनशील है, ठीक है, घुलनशील मतलब पदार्थ है जो कि क्या होता है, दाग धब्बों को घोल लेता है अपने अंदर। फिर क्या किया जाता है, बेंजीन का प्रोसेस किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बेंजीन से भी क्रिया नहीं हो पाती स्काउरिंग की बढ़िया, तब ये आता है प्रोसेस कौन सा, कार्बोनाइजिंग वाला, ठीक है, जो ऊन पर कार्बोनाइजिंग आप करते हो। ये भी अगर पूछा जाए किस मेथड के अंदर आता है, तो ये भी स्काउरिंग के अंदर आता है। और ये तब किया जाता है जब सारी विधियाँ फेल हो जाती हैं ऊन को साफ करने में, तब हम यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करके हम कार्बोनाइजिंग का प्रोसेस तब करते हैं और यही विधि स्काउरिंग की हो जाती है। आप सही शब्दों में अगर बताएं क्या होता है स्काउरिंग, तो स्काउरिंग में रेशों को साफ किया जाता है, धोया जाता है। समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चिकनाई, यहाँ पर चिकनाई होगा, ये सही कर लीजिएगा, चिक्का आएगा बीच में। चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं। यह है मुल्तानी
मिट्टी, बी है बेंजीन, सी है ग्लिसरीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने आपको जब पढ़ाया था क्या दाग धब्बे छुड़ाने का मेथड या फिर ड्राई क्लीनिंग मेथड को अभी पढ़ाया है, जस्ट ज़्यादा दिन हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे टेक्सटाइल के, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि हम दो तरीके से दाग धब्बों को साफ करते हैं। एक होती है अवशोषक विधि, ठीक है, अवशोषक विधि होती है, दूसरा होता है घोलक विधि, ठीक है। अवशोषक मतलब एक होती है ऑब्जर्वेंट्स, ये होते हैं ऑब्जर्वेंट्स और ये होते हैं सॉल्वेंट्स। ऑब्जर्वेंट्स क्या करते हैं, ये वस्त्र के दाग को अपने अंदर शोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और ये क्या करते हैं दाग को घोल लेते हैं। जैसे आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है पेट्रोल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा अवशोषक में, आपके डबल रोटी का पाउडर हो गया, ओके, डबल रोटी का पाउडर हो गया, यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी हो गई। जो भी पाउडर वाली चीज़ें होंगी वो यहाँ आ जाएंगे, जो भी घोलने वाले तेलीय पदार्थ होंगे, ठीक है, गैसीय पदार्थ होंगे, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे घोलक में, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो अब आपको दिख रहा होगा मुल्तानी मिट्टी क्या अवशोषक है, बेंजीन क्या है घोलक है, ग्लिसरीन क्या है घोलक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से ही हो जाएगा, क्योंकि चिकनाई का धब्बा हटाना है, चिकनाई का धब्बा इन सभी विधियों से आप हटा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, निम्न में से एक से अधिक। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। ए है टेरिलॉन, बी है पॉलिएस्टर, सी है नायलॉन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा रेशा होगा सी ऑप्शन से होगा। जो नायलॉन है, नायलॉन क्या होता है, मानव निर्मित प्रथम रेशा है, ठीक है, प्रथम रेशा है। और किस शताब्दी का ये चमत्कार कहा जाता है, ये कमेंट में आपको करना है, ठीक है। किसका बना होता है, ये एलिफेटिक जो आपके यौगिक होते हैं, एलोफेटिक यौगिक होते हैं, एलोफेटिक यौगिक होते हैं, उस पर क्या होता है, मतलब जो एलोफेटिक आपके यौगिक होते हैं उनमें कुछ कृत्रिम पॉलीमर के सामूहिक नाम को हम नायलॉन कहते हैं, ठीक है। जो एलोफेटिक आपके यौगिक होते हैं उनसे ये बना होता है, और जो भी एलोफेटिक आपके यौगिक होते हैं उनसे जो भी रेशे बनते हैं उनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, नायलॉन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होगा, कपास में, रेशम में, पॉलिएस्टर में या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि रेशम क्या है, एक प्रकृति जगत का लंबा रेशा है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो आपका फिलामेंट हो जाएगा। पॉलिएस्टर क्या है, ये भी फिलामेंट हो जाएगा क्योंकि ये कृत्रिम जगत का रेशा है। तो यहाँ पर एक आंसर बचता है कपास। कपास है आपका, लीलन है, ये सभी स्टेपल में आ जाएगा। जूट है, हेम्प है, ठीक है, ये सब आपके सीसल है, वाका है, ये सारे जितने भी वनस्पति रेशे हैं वो किस में आ जाते हैं आपके, वो आ जाते हैं आपके किस में, स्टेपल फाइबर में, जिनका हम मापन करते हैं अगर पूछा जाए किस में, तो इंच या सेंटीमीटर में, ठीक है, इंच या सेंटीमीटर में हम इनका मापन करते हैं, ओके, स्टेपल का। यहीं पे फिलामेंट का जो क्या कहते हैं, अविरल धागे कहते हैं रेशम को, फिलामेंट को। अब मतलब जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें हम कहते हैं अविरल धागे। अविरल धागे क्यों कहते हैं, जो स्टेपल होते हैं हम उसने स्पन यार्न भी कहते हैं, स्पन याद रखिएगा। कहीं कहीं SPUN मिलेगा, कहीं कहीं SPYN मिलेगा। तो स्पन या स्पिन यार्न भी इनको हम कहते हैं, किसको, जो छोटे रेशे होते हैं उनको, ओके। लेकिन जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, जिनका मापन मीटर में या गज में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या स्काउरिंग कहते हैं, गेनिंग कहते हैं, रेटिंग कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी आपसे जस्ट बात हुई स्काउरिंग की, तो स्काउरिंग के विषय में हम बात नहीं करेंगे, हम बता चुके हैं। यहाँ पर आंसर होगा बी, गेनिंग विधि से हम कपास के रेशों को बीजों से निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रेटिंग की, तो रेटिंग का प्रोसेस होता है लीलन पर। लीलन को तने से निकालने के लिए उसे क्या करते हैं, गर्म पानी में भी करते हैं, आपको सही बताएं, या ताज़े बहते पानी में भी करते हैं, या ओस में भी गलाने का प्रोसेस करते हैं, उसी को हम रेटिंग कहते हैं। और इसमें होता क्या है, रेटिंग के माध्यम से रेशा जो है तने से अलग हो जाता है, ठीक है। रेशा जो है लीलन का तने से अलग हो जाता है, किसमें किया जाता है, नीलन में किया जाता है। यहीं पर एक और पूछा जाता है रीपलिंग। रेटिंग और रीपलिंग दोनों ही लीलन में होता है या जूट में होता है, ठीक है। रीपलिंग में क्या होता है, जब पत्ते वगैरह हटाते हैं हम लोग, जो एक्स्ट्रा गंदगी हम तने से निकालते हैं, पत्ते को हटाने की प्रक्रिया वो कहलाती है आपकी रीपलिंग, ठीक है। रेटिंग में गलाने का काम होता है, ओके। अशुद्धियों को निकालने का काम रीपलिंग में होता है, लीलन से। आप लोग हमें कमेंट में एक चीज़ बताइए, क्या मेरी आवाज़ जो है वो बैठी हुई सी लग रही है आप लोगों को,
क्योंकि मुझे गले में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है कई दिनों से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बताइए कि मुझे ये दिक्कत, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ट्रीटमेंट का कोई उल्टा असर तो नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है? ए है स्पेंडेक्स, बी है एक्रिलिक, सी है लीलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर इलास्टोमेरिक रेशे का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो है एक है आपका स्पेंडेक्स, ए ऑप्शन है, मतलब स्पेंडेक्स। ये रेशा जो होता है जो मेरिक रेशे होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं कमज़ोर? क्योंकि जो मतलब इसका जो बहुलक होता है उसमें जो कहते हैं ना विस्कोसिटी का जो गुण होता है वो कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका बहुलक जो होता है उसमें ही जो इसकी गुण होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं, वो थोड़े कमज़ोर क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, और इस वजह से मतलब इनको जो बनाने का काम किया जाता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं इनसे अगर बताएं तो यहाँ से जो कृत्रिम अंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, कृत्रिम अंग होते हैं, उनमें रबड़ का प्रयोग किया जाता है। ओके, कृत्रिम अंग में रबड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी इसी से बनी हुई होती हैं। ओके, चिकित्सा से में, और दूसरे होते हैं बेटिंग सूट, जो होते हैं बेट सूट होते हैं। ठीक है, बेट सूट होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? इलास्टिक सूट को ही मतलब पहनते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? विस्कोस है, एजलॉन है, रबर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, डी ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि कौन से हैं? ऊनी रेशे में एक ऊन रेशा, दूसरा रेशम, ये दो रेशे मुख्य तौर पर आपके प्रोटीन रेशे माने जाते हैं। बकाया हैं कुछ रेशे जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं प्रोटीन, पर वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, तो मेन यही जो होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की, आराम की, स्वयं सहायता की, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आराम आवश्यक है। बच्चों का अगर आराम होगा तो उन्हें सुरक्षा उससे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बकाया स्वयं सहायता का कोई मतलब नहीं है, छोटे बच्चे हैं भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई है? ए है जलीय घोल, बी है कार्बन विलायक, सी है पेट्रोलियम विलायक, डी है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ड्राई क्लीनिंग। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। ठीक है, इसमें जल का प्रयोग नहीं होता है, मैंने ये ज़रूर नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था जो सॉल्वेंट्स होते हैं और जो एब्सॉर्बेंट्स होते हैं वो ड्राई क्लीनिंग मेथड में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जलीय घोल के बिना ये सफाई की जाती, मतलब इसमें जल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, और क्या होते हैं? ये कार्बनिक घोल होते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्बनिक घोल होते हैं। ओके, कार्बनिक घोल का प्रयोग होता है ड्राई क्लीन में। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं? ए है एक व्यक्ति को मोटा और छोटा दिखाती हैं, बी है व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती हैं, सी है परिधान को मजबूत बनाती हैं, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो परिधान डिजाइनिंग में जो खड़ी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं मतलब इस तरीके की रेखाएं जो होती है, ताने की टाइप की जो रेखाएं होती हैं, जैसे ताने नहीं होते लंबे लंबे, ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो क्या दिखाती हैं? व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती हैं। जब व्यक्ति को पतला और लंबा दिखाना है, मान लो कोई व्यक्ति है मोटा है, गड्ढा है, तो उसको इस तरीके की धारी वाले कपड़े पहनाओ, लंबी धारी के कपड़े पहनाओ। इससे क्या होगा? व्यक्ति जो है आपका पतला और लंबा दिखेगा। लेकिन यहीं पर व्यक्ति कैसा है? पहले से ही पतला और लंबा है, तो आप कैसे कपड़े दिखाओगे? इस तरीके की तिरछी धारी के कपड़े पहनाओगे, जिससे व्यक्ति की हाइट थोड़ी कम लगे और वो थोड़ा सा मोटा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। जूट से बना कड़ा, भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा, ये है कैम्ब्रिक, बी है साली, सी है बर्लिप, डी है बेटेस्ट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्लिप। जो बर्लिप आपका वस्त्र है, जो बर्लिप वस्त्र होता है, ये क्या होता है? वजन में भारी होता है। ठीक है, वजन में क्या होता है? ये भारी होता है, खुरदरी इसकी बनावट होती है। ठीक है, टेक्सचर पूछा जाए बर्लिप का कैसा होता है, तो ये खुरदरा होता है। और बुनाई कौन सी होती है? तो सादा बुनाई से ये बनाया जाता है। किसका बना होता है? सादा बुनाई से बनाया जाता है। किसका बना होता है? तो जूट से ये निर्मित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना कहलाता है? सी जिंक,
कैडलिंग, कैलेंडरिंग या कार्बोनाइजिंग। तो कार्बोनाइजिंग की अभी हमने जस्ट बात की थी, जो स्काउरिंग विधि के अंतर्गत किया जाता है, ऊन में ये किया जाता है, तो ये तो आपको पता ही चल गया। सीजिंग में क्या होता है, तो वस्त्र की सतह को झुलसाकर उसके जो रुएं वगैरह होते हैं साफ किए जाते हैं, ठीक है। तेज आंच की सिलेंडर से गुजारा जाता है, तेज आग की लपटों की सिलेंडर से गुजारा जाता है, जिससे रुएं झड़ जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, फिर उन्हें झाड़कर साफ कर दिया जाता है। सतह कैसी हो जाती है, झुलस कर चिकनी हो जाती है, ठीक है। सतह झुलस कर मतलब आग के संपर्क में आती है तो झुलस कर वो चिकनी हो जाती है, क्योंकि रुएं जो होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। झुलस कर चिकनी हो जाती है। ओके, बढ़ गया। अच्छा, कैलेंडरिंग भी है। कैलेंडरिंग में आप जानते हो व्यापारिक लेवल पे जब हम प्रेस करते हैं, बड़े लेवल पे कपड़ों को मतलब वस्त्रों को प्रेस किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं कैलेंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 17, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतरण है। ए है ट्विल का, बी है सैटिन का, सी है सादी का, डी है लिनो का। तो जो आपकी रिब बुनाई है वो रूपांतरण है किसका, सादी बुनाई का ही ये रूपांतरण है। अगर बात करें सादी बुनाई को और क्या कहते हैं, तो इसको सूत बुनाई भी कहते हैं, ठीक है। जो सादी बुनाई होती है आपकी, इसे टेबी भी कहते हैं, टेबी, टफेटा या सूत बुनाई कहते हैं, ठीक है, सूती बुनाई कहते हैं। ओके, यहाँ पर इसके विषय में बात की। ट्विल बुनाई जो होती है कई तरीके की होती है। एक होती है डायमंड ट्विल, लहरदार ट्विल, नुकीली ट्विल और गुथी हुई ट्विल, और उसके साथ साथ एक और होती है ढलुआ ट्विल, ठीक है। ये हो गया। सैटिन क्या है, सैटिन आपको पता है, देखो हमने एक ट्रिक बताई थी एक वीडियो में आपको, सैटिन और साटिन। ओके, क्या डिफरेंस है, यहाँ ये चौड़ाई में जा रहा है, ये लंबाई में जा रहा है, ठीक है। आई और ई का डिफरेंस देखो, यहाँ ये आई क्या जा रहा है लंबे लंबे में, और सैटिन में ई क्या जा रहा है चौड़े में जा रहा है। तो सैटिन जो है यहाँ पर ताना कैसा होता है, लंबा होता है, यहाँ पर ताने की प्रधानता होती है। और सैटिन क्योंकि चौड़ाई में जाना है तो यहाँ पर बाना कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर बाने की प्रधानता होती है, मतलब यहाँ पर बाने की सतह चिकनी दिखेगी और यहाँ पर ताने की सतह चिकनी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर तानों की संख्या ज़्यादा होगी और यहाँ पर बाने की संख्या ज़्यादा होगी। यही डिफरेंस है सैटिन और सैटिन में। सैटिन में नजरें नीचे से ऊपर मतलब लंबाई में जाती हैं बहती हुई, ठीक है। सैटिन में क्या होता है, जो लय होती है कपड़े को देखने की वो लंबाई में जाती है, और ओके, और जो सैटिन में होती है जो लय वो क्या होती है आपकी चौड़ाई, मतलब तिरछी नजरें जाती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, लिनो बुनाई को आप जानते हो गाज बुनाई भी कहते हैं, गाज बुनाई भी कहते हैं। ओके, 8 की आकृति की ये बुनाई होती है। ओके, जैसे पट्टियाँ होती हैं आपने देखा होगा, उसे वो एक गाज बुनाई का उदाहरण है। क्वेश्चन 18 है, महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है। ए है दाएं से ऊपर बायां, बी है बाएं के ऊपर दायां, सी है कॉर्नर के ऊपर बायां, डी है ऊपर कॉर्नर के ऊपर दायां। कई बार हम लोग लाइफ में बहुत कुछ करते हैं पर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। सब लोग सूट पहनते हैं और आजकल बहुत सारे सूट ऐसे आ रहे हैं जिसमें बटन पट्टी होती है, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि उसमें जो बटन पट्टी होती है वो बाएं के ऊपर दायां होती है, ठीक है, बाएं के ऊपर दायां होती है। और ठीक पुरुषों की जो शर्ट की बटन पट्टी होती है वो दाएं के ऊपर बायां होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों की शर्ट में और जो स्त्री की शर्ट होती है उनमें, दोनों में, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, बाएं के ऊपर दायां होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए, व्यवसाय के, मौसम के, अवसर के, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा भाई। चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे कोई अवसर हो, चाहे फैशन हो, चाहे व्यवसाय हो, कपड़े तो आपको सेफ ही करने हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कपड़े तो कोई भी आपको सेफ ही करने हैं, चाहे घर में पहनने वाले उन्हें भी रखना है सही करके, नहीं वो भी खराब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़े को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है। तो यहाँ पर कसूती है, सुवेर है, चोप है या शीशेदार है। कसूती कर्नाटक की कढ़ाई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन शीशेदार। जो फुलकारी है इसे गुलकारी भी कहते थे, ठीक है। पहले गुलकारी कहते हैं, गुलकारी से फुलकारी हो गई। और यहाँ पर मिर्ची बाग है, आपको ककड़ी बाग है, जहाँ पर ककड़ी की बहुत सारी बगिया की तरह डिज़ाइन हो उसे हम ककड़ी बाग कहते हैं, मिर्ची की डिज़ाइन हो तो उसे मिर्ची बाग कहते हैं। इस तरीके की मतलब फुलकारी जो है पूरे आपने दुपट्टे देखे होंगे खड़े, पूरे मतलब भरे हुए होते हैं, ठीक है, पूरा बाग सा फैला हुआ होता है दुपट्टों पे। आजकल दुपट्टे अब थोड़ा ट्रेंड कम हो गया, बीच में फुलकारी के दुपट्टे इतने पॉपुलर थे कि जिसको देखो हर सूट पर वही चल रहा था ट्रेंड में, पूरा दुपट्टा खड़ा हुआ होता था, उसी को फुलकारी कहते थे। पूरा बगीचे की तरह काट दिया जाता था, उसमें मतलब लाल मिर्चों की डिज़ाइन, तरह तरह के फूलों की डिज़ाइन, मतलब सब्जियों की डिज़ाइन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पंजाब की प्रसिद्ध कला है फुलकारी। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मोसॉल करियर उच्च तापमान और उच्च हाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? डिस्पर्स, मिनरल, वेजिटेबल या एनिमल। अभी जल्दी में ही आपको ये क्लास मिलने वाली है, कुछ ही दिनों में आपको ये जो डाइज वाली क्लास है मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसको मैं सोच रही हूँ कई दिन से, पर थोड़ा टाइम क्या वही है कि क्या कराऊँ क्या नहीं, और दूसरा आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल चैनल पर, व्यूज़ बहुत डाउन चल रहा है, तो थोड़ा मोटिवेशन का लेवल बहुत कम है, खुशी नहीं है, मतलब खुशी से नहीं कर रही हूँ कोई भी काम। पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी। ए है करनाल, बी है ग्वालियर, सी है पाटन, डी है कश्मीर। तो पटोला आपको पता है, पटोला की जो साड़ियाँ होती हैं मतलब पाटन स्थान पर ही बनती हैं गुजरात में। और ये कैसी जो दुल्हन पहनती ना, रंग में खूब अच्छी सी साड़ी, चमकीली टाइप की साड़ी होती है, वो वाली साड़ी ये होती है। ठीक है, यहाँ पर जो होती है मतलब किसकी बनी होती है? रेशम की ये बनी हुई होती है। प्लस इसको एक बार जीआई टैग भी मिला था 2013 में। ठीक है, 2013 में इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग, ओके। ये जो टैग मिल जाता है तो वो चीज़ उस क्षेत्र की ही हो जाती है, पर उस पर मतलब एक उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये अधिकार प्राप्त कर लिया इस साड़ी पर गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आँख वाला तार होता है जिसके मध्य से ताने का सूत पिरोया जाता है? हील्ड, सॉफ्ट, हॉर्नेट, सटल या रीड। तो यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन, हील्ड सॉफ्ट ये होता है। करघे के प्रश्न भी आपको जल्दी में ही मिलने वाले हैं, काम चल रहा है, लेकिन घटना चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे सॉल्व कर लो। लोगों की मतलब मंत्रणा ये है, मन ही मन ये लोग सोचते हैं कि अरे घटना चक्र कैसे भी हो जाए, क्योंकि अभी तक यूथ के पीछे लोग पड़े थे। अब यूथ पर वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अब घटना चक्र की वीडियोस नहीं है चैनल पर, तो लोग अब घटना चक्र के पीछे पड़े हुए हैं कि उसे पढ़ो एक बार। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें हैं, सब अच्छा है, पढ़ो तो सब अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन कि निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए? ए है उपयोग के लिए उपयोगिता, बी है कारीगरी की गुणवत्ता, सी है निर्माण तथा परिसज्जा, डी है अनुकरण। ठीक है, तो जैसा कपड़े का डिज़ाइन हो, जैसे कपड़े की आधारशिला हो, उसी तरीके से कमरे को तैयार करना चाहिए, सजाना चाहिए, ना कि दूसरे कमरे के अनुकरण के द्वारा कि एक कमरा मतलब कमरे में जो जिस तरीके का फर्नीचर है आपने लाके दूसरे कमरे में भी वैसे ही रख दिया, लेकिन बनावट दोनों की अलग है। ठीक है, तो अनुकरण नहीं करना चाहिए। कंडीशन कैसी है, किस स्थिति में कौन सी जगह बनी हुई है, उस स्थिति के हिसाब से ही सारी चीज़ें, अरेंजमेंट, सारा इंटीरियर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभ्रक और कांच डैश के उदाहरण है? ए है खनिज रेशे के, बी है पुनरुत्पादित रेशे के, सी है कृत्रिम रेशे के, डी है धात्विक रेशे के। तो जो अभ्रक है और कांच है आपके, ये कौन से रेशे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके खनिज रेशे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्बेस्टस आप जानते हैं पॉपुलर है, बिल्कुल पॉपुलर रेशा है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। ओके, कौन सा? एस्बेस्टस। महत्वपूर्ण रेशा तो यही है, बकाया तो सब एकमात्र ये अधात्विक रेशा है। ठीक है, एस्बेस्टस। खनिज में एकमात्र ये है कौन सा रेशा? अधात्विक रेशा है। बकाया सारे जितने रेशे हैं वो अधात्विक है, धात्विक है, मतलब धातु के बने हैं। जैसे सोना है, चांदी है, ये क्या है? धात्विक है। अभ्रक है, ये भी धातु है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है? एस्बेस्टस क्या है? एकमात्र ऐसा रेशा है जिसके वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि एक अधात्विक रेशा है, इसमें धातु नहीं होती है। ठीक है लेकिन खनिजी सारे। तो यहाँ पर क्लास होती है ख़त्म। कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, धन्यवाद।